नमस्कार, मैं हूं रितिका थपलिया और आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने पर बवाल हो गया। मंदिर ढहाने के बाद से लगातार इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मंदिर ढहाने वाला बता रही है। इस बीच अलवर में मंदिर ढहाने का आरोप कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। बीजेपी ने तो तीन सांसदों की टीम मैदान में उतार दी है। एक जांच कमेटी भी बीजेपी ने अलवर पर भेजी है। बीजेपी का सामना इस हकीकत से भी हो रहा है कि उसकी ही नगरपालिका बोर्ड ने मंदिर गिराया है। उधर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस नाजुक मसले पर खुद को पाक साफ दिखाया जाए। वहीं हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने साजिश के तहत मंदिर को तोड़वाया है। इस बीच सबसे अहम मुद्दा यह है कि आखिर आस्था का अपमान क्यों। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से शबाना खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही है। आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से रंजना मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से मोहम्मद सैयद तकी इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रही हैं तारिक खान, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारत रक्षा मंच से आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले रंजना मिश्रा जी आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं। सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है, क्या 300 साल से अतिक्रमण था? 300 साल पुराना मंदिर था तो अवैध कैसे हो गया? बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर उठता है। भवन इमारत कहीं ना कहीं धरोहर होती है, धरोहर कैसे अवैध हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। विरासत कैसे सियासत के लिए अतिक्रमण हो सकती है? 300 साल पहले मुगल काल था तो मंदिर मुगल काल में नहीं तोड़ा गया। जो अंग्रेजों को अवैध नहीं लगा वो अचानक अवैध कैसे हो गया, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। सबसे पहले रंजना मिश्रा जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अनम्यूट करें प्लीज। रंजना जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? नेटवर्क कनेक्शन कहीं ना कहीं जी। रंजना जी आवाज पहुंच रही है? ठीक है। सबसे पहले शबाना खंडेलवाल जी, इसी सवाल के साथ में आपके पास में मैं आ रही हूं। 300 साल पुराने अगर मंदिर की बात की जाए, जब मुगल काल था तो मंदिर मुगल काल में नहीं तोड़ा गया। जो अंग्रेजों को अवैध नहीं लगा, फिर वो अब कांग्रेस सरकार को कैसे अवैध लग गया? शबाना जी। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, अब ना वो लोग घटिया राजनीति पर आ गए। ईश्वर का घर, भगवान का घर, आस्था विश्वास का, श्रद्धा का घर, जहाँ जो 300 साल से स्थापित है उस जगह को, तो उसको तोड़ने का, ये तो हम सोचते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। ये मुमकिन ही नहीं है, असंभव है कि उसको तोड़ा जाए या तोड़ने दिया जाएगा। क्योंकि चाहे इबादत गाह हो, चाहे दरगाह हो या मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, ये आस्था का विषय होता है, लोगों के विश्वास का, श्रद्धा का विषय होता है। और इस पर उंगली उठाना अपने आप में अपने आप को शर्मिंदा करना है। अब कांग्रेस को अचानक से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एहसास और कमतरी में वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि हार इतनी करारी उत्तर प्रदेश में उनकी हुई है, तो उसी से वो लोग बौखला कर ये सब चीजें कर रहे हैं। ये कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, ये नामुमकिन चीजें हैं और जनता इसको कभी करने दिया ही नहीं चाहेगी, करने देना नहीं चाहेगी और ना ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि लोगों के दिल से रिश्ता होता है। लोग बूढ़े माँ बाप को भी वहां से नहीं हटा सकते और सोच भी नहीं सकते। तो 300 साल पुराना, चाहे वो माता का मंदिर हो, चाहे शंकर भगवान जी का हो, चाहे जिसका भी हो, वो ईश्वर का हम लोगों के लिए एक वरदान है और वो संभव नहीं है, ये नहीं होने दिया जाए। बिल्कुल, बुलडोजर पॉलिटिकल है, लीगल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे ले रही हूँ शबाना खंडेलवाल जी। अगर बुलडोजर की बात की जाए, बुलडोजर की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं हुई, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो दंगाई हैं, अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मामा शिवराज की, बुलडोजर मामा की बात करते हैं। बुलडोजर बाबा के बाद जो है मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा ने जो है बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जिन्होंने पथराव किए, जिन्होंने हिंसा करी। उसके बाद अब आ जाते हैं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें। दिल्ली में जहांगीरपुरी में फिर बुलडोजर चलता है। अब
अगर राजस्थान में भी अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अतिक्रमण की अगर बात की जा रही है, तो वो बीजेपी से धर्म के चश्मे से क्यों देख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि कहीं भी अपराध को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जहां पर भी अपराध या अपराध के पंख फैलाए जा रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर बुलडोजर के नीचे दबाया जाएगा। अपराधी या तो रेल में होंगे या जेल में होंगे, उन्हें प्रदेश खाली करने ही पड़ेंगे। और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आप उसकी बात करें बुलडोजर की, तो यहाँ भी हमारे यहाँ देखिए, एक चामुंडा माँ का मंदिर है आगरा में, रेलवे स्टेशन राजा मंडी पर। 150 साल पुराना मंदिर है, और अचानक से रेलवे ने ये चस्पा लगा दिया, नोटिस दिया है कि वो तोड़ा जाएगा, जो कि हरगिज नामुमकिन है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये श्रद्धा और विश्वास का घर होता है। नहीं तो ये मुसलमानों होने ही की नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों की श्रद्धा नहीं है क्या रंजना? वो मुसलमान भी शबाना कल जी। आप देखिएगा कि काफी संख्या में मुस्लिम वहां पर जा रहे हैं, और इसका विरोध करने के लिए कि माता का मंदिर तोड़ा नहीं जाएगा, चामुंडा माँ का मंदिर वही रहेगा। तो जहां भी आस्था का विषय आता है, हिंदुस्तान में भले ही ना इत्तेफाकियां हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग लड़ जाते हो, मगर जहाँ इबादत की बात आती है, जहाँ पूजा की बात आती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और ऐसा कतई होने नहीं दिया जाएगा। तो ठीक इसके है, मैं लिए लौटूंगी हमें आपके पास। चाहे शबाना कितनी जी, लड़ाई लड़नी पड़े। जी ठीक है शबाना जी, फौरन लौट रहे। रंजना मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ चुकी है। सवाल वही है, अगर राजस्थान में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, मंदिर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, वहीं बीजेपी का गंभीर आरोप जो है गहलोत सरकार के ऊपर है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है ये जो बुलडोजर वहां पर चलाया गया है, एक धर्म के एक विशेष धर्म को वहां पर कहीं ना कहीं आक्रमण किया गया है उनके ऊपर। क्या कहेंगे रंजना जी? मैम, बुलडोजर चलाना क्या ये कोई कांग्रेस पार्टी की या नियति खराब थी क्या कि बुलडोजर इस तरह से चलाया गया? मैम, अगर वो बीच में उसके अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो वहाँ मैटर, मैम, धर्म की बात वहाँ नहीं आती है कि धर्म विरोधी है कांग्रेसी। कांग्रेसी के जीन में ही धर्म विरोधी नहीं है। अगर पार्टी, अगर वहाँ पे मैम, अगर वो बुलडोजर वहाँ चला तो क्यों चला, इसका भी तो कारण होना चाहिए ना। तो इसका कारण ये है कि अगर कोई चीज बीच रास्ते में है, अब आप बताइए कि अभी अभी मैडम ने कहा है, अभी मैम ने कहा है कि जो मैम इसके पहले बोल रही थी बुलडोजर पे, उन्होंने कहा है कि जब धर्म की बात आती है तो हिंदू मुसलमान सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार में हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर के कोई काम करते हैं? भाजपा सरकार तो केवल मुसलमानों को उखाड़ के फेंकने का काम करती है। और राजस्थान में जो मंदिर, तो जो मतलब अगर ठीक है, अगर बीजेपी जो है मुसलमानों को उखाड़ कर कहीं ना कहीं फेंक रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी जो है फिर हिंदू विरोधी काम करेगी क्या? कंपटीशन चल रहा है क्या आप लोगों के बीच में? कांग्रेस, मैडम, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को लेकर के चलती है, लेकिन जहां जेन्युइन आ जा रहा है कि नहीं, ये चीजें बीच में अवरोध उत्पन्न कर रही है। अब जब कोई मंदिर, कोई भी चीज जब रास्ते में है तो मैम उसको क्या करेंगे? अगर उसको हटा करके उसको काटेंगे नहीं, उसको गिराएंगे नहीं, उसको 300 साल से लगातार जो है, अभी पिछले कई सालों से वो मंदिर जो है कांग्रेस पार्टी को अवैध नहीं दिखा। जैसे ही जो है उत्तर प्रदेश में परिसर तो नगर पालिका का है ना मैम। मैम, वहाँ नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा है? मैम, वो परिसर तो नगर पालिका का है ना, नगर पालिका का बोर्ड नहीं लगा है क्या? एक मिनट, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी। रंजना जी, सवाल यही है, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, जब मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलता है, जब जागीरपुर में बुलडोजर चलता है, फिर ही क्यों जो है राजस्थान में बुलडोजर चलता है? ये भी तो बड़ा सवाल है। फिर बीजेपी क्यों ना पूछे आपसे सवाल? नहीं तो कांग्रेस तो जो बुलडोजर चला रही है मैम, वो विकास के लिए चला रही है। वहाँ पे कांग्रेस विकास कर रही है, किसानों के साथ विकास का काम किया, मजदूरों के साथ विकास का काम किया। हमारे योगी सरकार ने कौन सा विकास का काम किया है? तो वही तो बीजेपी भी तो यही कह रही है। रंजना जी, एक सेकंड, सवाल आपसे ले रही हूँ, वही तो कह रही है बीजेपी पार्टी, वही तो कह रही है कि जो अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं, वो भी अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। आप तो फिर भी कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। फिर क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके के बयान दे रही है? आप कह रहे हैं कि राजस्थान में विकास को लेकर के जो है वो तोड़ा गया मंदिर,
वहीं जो है अवैध संपत्ति को लेकर के बीजेपी कह रही है कि लगातार बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे वो जहांगीरपुरी की बात की जाए। फिर दो स्टेटमेंट अलग कैसे है मैम? मैम, बीजेपी का काम केवल बरगलाने का होता है। उनके पास जब और कोई मुद्दा नहीं आता है तो वो जाति और धर्म की बात करना शुरू कर देते हैं मैडम। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है मैम ना, तो अब वो काम जनहित में किया जा रहा है, तो वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ अत्याचार कर रही है, जो कि वहाँ कांग्रेस वहाँ की जनता से पूछिए, वहाँ के लोग से पूछिए। और मैं आपसे पूछ रही हूँ मैम कि क्या वो नगर पालिका के परिसर में नहीं आता है क्या? ठीक है जहाँ पे शबाना जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। फिर सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए और तारिक खान, फिर दोनों के पास में लौट रही हूँ। रखिए अपना जवाब शबाना जी। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये दो मुहे बातें हैं। ये बौखलाहट है उत्तर प्रदेश की करारी हार की, कि प्रियंका गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मुझे अफसोस इस बात पर होता है, उनकी सोच पर, कि पिछले उन्होंने अपनी दादी से कुछ नहीं सीखा। वो जिसको देश विदेश में आयरन के नाम से लोग जानते हैं, उनको अब एहसास हुआ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसका लोहा वो मानती नहीं है दादी का। उन्होंने देखा नहीं कि लोगों ने किस तरह से सम्मानित किया उनको। लोग मानते हैं आज भी इंदिरा गांधी जी की सोच को। उन्हें अब याद आया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और यही अहंकार कांग्रेस का जो टिकट वितरण में हुआ, जो जो डिजर्व करती थी वो नहीं हुआ। आज उसी का रंजना जी शबाना जी एक एक करके बात करेंगे हम लोग प्लीज। बीजेपी ने तो केवल महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं का इज्जत लूटा। मैं अपने बेटी को कैसे बचाऊं? इन्हीं के मंत्रियों से, इन्हीं के संतरियों से मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकती। प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है। महिलाओं को 40% आरक्षण देने का उन्होंने जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया। हाँ, ये बात सही है कि जिनको राजस्थान भी ना पता हो वो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ेंगी चुनाव? जो महिलाएं, सुनिए मैम, लिसन मी प्लीज। जो महिला तभी कुछ ली है जिस महिला के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। अगर ऐसे महिला को प्रियंका गांधी जी ने सम्मान दिया, अगर उसको चुनाव लड़ाया है, तो नारी समाज के लिए बहुत बड़े उत्साह की बात है। ये आप किस तरह की महिला है? इसका मतलब आप नारी होकर के आप नारी का सम्मान नहीं करती हैं। आप नारी के लायक नहीं है, जो आप एक नारी के ऊपर उंगली उठा रही है। नारी कहते हैं, नारी एक शक्ति का रूप है। नारी सब पे भारी, नारी शक्ति का रूप है। नारी अपने मार्ग से विचलित हो रही है। मेरी बात सुनिए आप। नारी अपने मार्ग से विचलित क्यों हो रही है? अगर नारी अपने मार्ग से विचलित हो रही है तो किस पार्टी के लोग नारी को प्रयोग करते हैं? रंजना जी, नारी शक्ति के ऊपर डिबेट नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त हमारे साथ में। यही बड़ा सवाल आपसे भी, एक बुलडोजर सेक्युलर, दूसरा सांप्रदायिक कैसे? क्या वाकई बदले का बुलडोजर चलाया गया अलवर की अगर बात की जाए राजस्थान में? मोहम्मद तकी, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की धरोहर, हमारे देश के जो पुराने मंदिर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वाराणसी हो। काशी में भारतीय जनता पार्टी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर कम से कम नहीं तो 40-50 मंदिरों को उन्होंने गिरा दिया, जो 5-5 हजार साल पुराने मंदिर थे, इस कॉरिडोर को बनाने के लिए। और वहां बहुत संतों ने, बहुत वहां पे जो वहां के लोग थे, पुजारी, तो उन्होंने बहुत विरोध किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी की एक बात नहीं सुनी और वहां पे उन्होंने मंदिरों को गिरा दिया। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों को गिराने की कोशिश करी थी और आरोप उन्होंने झूठा आम आदमी पार्टी पे लगाया था। और यहाँ भी राजस्थान के अलवर में जो 300 साल पुराना शिव का मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि उसके वहां पे जो म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहां का मेयर भारतीय जनता पार्टी का है। और इन लोगों की वजह से वहां पे वो मंदिर जो है उसको गिराया गया है। हम मंदिरों को क्यों गिरा रहे हैं, मस्जिदों को क्यों गिरा रहे हैं? हम मस्जिद को पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं, जहां से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और वहां पे भी मंदिरों को रखा जा सकता है जनता को विश्वास में लेके। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जहां लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जहां भाई बहुत सारा भाईचारा है, आज वहीं पे जहां दुनिया उसकी मिसाल लेती है, उसी देश के अंदर लोग जो है मंदिर और मस्जिद गिराने के उसमें राजनीति में लगे हुए हैं, जो देश के अंदर जो है एक जो भाईचारा उसको खत्म कर रहा है। आप देखिए, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
इस तरह के लोग, और जो भी भगवान राम के ऊपर इतने बड़े बड़े भी आप देखिए जो लिखे गए हैं, भजन लिखे गए, ज्यादा भजन लिखने वाले लोग जो हैं वो मोहम्मद रफी साहब ने भजन गाए हैं, शकील बदायूं ने भजन रखे हैं, गुलजार साहब ने म्यूजिक दी है। सब लोगों ने वहां पे इतना अच्छा काम किया है, एक दूसरे को सौहार्द पैदा किया है, एक दूसरे के भगवान के लिए इतने अच्छे गाने, इतने अच्छे गजल, इतनी अच्छी जो है भजन लिखे गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये वही देश है जहाँ पे इस तरह का काम हुआ? आज वहाँ मंदिर मस्जिद तोड़े की राजनीति हो रही है। जो हमारे जो पुरुषार्थ हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे, अब जो चले गए, उनकी आत्माओं को हम कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनको कितना परेशान कर रहे हैं कि हम अपने ही देश के मंदिर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, और अपने ही देश के लोगों की दुकानों को तोड़ रहे हैं, उसमें बुलडोजर चला रहे हैं। क्या हम ये पूरी तरह से कानून के दायरे में रह के या लोगों को नोटिस दे के या लोगों को पुनर्स्थापित करके नहीं कर सकते हैं? क्या दिल्ली में जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई, क्या उनको नोटिस नहीं दिया सकता था? क्या उनको पुनर्स्थापित नहीं करके दोबारा वहां पे सड़क तोड़ी जा सकती थी? वहां बिना नोटिस के आप रातों रात बुलडोजर ले आए और आपने गिरा दिया। किसने संविधान में अधिकार दे दिया कि आप किसी की मस्जिद, किसी की मस्जिद को, किसी के मंदिर को, किसी घर को, किसी की दुकान को जो है रातों रात बुलडोजर तोड़ रहे हैं, और भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को जो है अपने राजनीतिक हित के लिए उसको आप जो है दांव पे लगा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने ये काशी में भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये दिल्ली में भी किया है, भारतीय जनता पार्टी ये राजस्थान में कर रही है, और उसका ये आप ठीक है, मैं लौटूंगी। और महाराष्ट्र में यही हुआ है कि महाराष्ट्र वहां पे वो हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गई कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनको उन्होंने जो है एक एक करके बात करेंगे हम लोग, प्लीज एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद तकी इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तकी जी, आपसे भी यही सवाल, अगर जहांगीरपुरी में अगर अतिक्रमण है, उसको ढहाया गया है, तो फिर राजस्थान में अलवर में अगर ढहाया गया तो उस पर फिर राजनीति क्यों, उस पर फिर हु हल्ला क्यों? इस पर आपकी प्रतिक्रिया। फिर आशीष वाजपेयी जी, फौरन आपके पास लौट रही हूँ। ओके देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मंदिर मैं आऊंगी मोहम्मद तकी आपके पास लौट रही हूँ, मैं फौरन लौट रही हूँ। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में। जी, मेरा सवाल क्या है? यही सवाल है मुझसे? हाँ बिल्कुल, सवाल यही है। अगर जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को ढहाया गया, तो उसके बाद राजस्थान में भी अगर अतिक्रमण है उसको ढहाया गया, तो फिर राजनीति किस बात की? देखिए, राजनीति की बात नहीं है। पहले एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, हमारा देश वो देश है जो दुनिया के प्राचीन देशों में जाना जाता है। बनारस शहर वो है जो दुनिया का सबसे पहले बसाया हुआ शहर था। ठीक है, हमारे पास बहुत सी धरोहर है जिनको हमको संजो के रखना है, उसमें मंदिर बहुत एक अहम हिस्सा है। अगर उसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा सरकार या गवर्नमेंट या कोर्ट मिलकर उसको टफ बनाए, इतनी आसानी से किसी भी पुराना प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है मंदिर, पुराने बने हुए हैं, जैसे कहा जा रहा है ये मंदिर 300 साल पुराना था और उसके साथ 2 मंदिर और तोड़े गए। लेकिन अगर कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी इबादत गाह को टच किया जाता है तो उससे पहले एक बहुत टफ मॉनिटरिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उसका प्रोसेस पूरा देखना चाहिए, उसको शिफ्ट करने का बाकायदा वहां पर ऐलान करना चाहिए कि यहाँ पर इसको शिफ्ट किया जा रहा है, डिमोलिश नहीं किया जा रहा है, ताकि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। उदाहरण के रूप पर मैं एक और आपको बता दूं जो गलत हुआ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मस्जिद तोड़ दी गई तकरीबन बिल्कुल 1 साल पहले अभी से। आपने सुना होगा, उस मस्जिद का नाम था गरीब नवाज अल मारूफ मस्जिद। उसके मस्जिद के तोड़ने के बाद उनके पास पूरे कागज थे। जब 100 लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले मैम, तो उन सब के ऊपर FIR कर दी गई और NSA भी लगा दिया गया। अब आप बताइए कि ये भी गलत है हुआ, और वहां जो हुआ, अच्छा कहा यह गया, वहां के जो SDM थे, मैं खुद भी उसमें मौजूद था, कहा गया वहां पर ये कि वो मस्जिद अतिक्रमण में आ रही है, रोड से 100 मीटर जो दूर होगी चीज वो अतिक्रमण में कैसे आ जाएगी। महायोजना एक चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके तहत मिडिल ऑफ द रोड से आपको 60 मीटर छोड़कर उसके बाद घर बनाना है। वो मस्जिद 100 मीटर थी, नाप के दिखाया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, किसी ने कोई बात नहीं सुनी, और जहां पर 100 लोग आके नमाज पढ़ते थे, 100 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया गया। बहुत अफसोस, दिल रोता है मैम, दिल रोता है। तभी बहुत मकबूल शायर राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी बात याद कर लीजिए, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में।
लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के दद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये देश ऐसा देश है जहां पर 2 किलोमीटर चलने के बाद भाषा बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। दुनिया अंग्रेज लोग आते हैं मैम, आप यकीन करिए, वो जगह जगह जाके फोटो खींचते हैं, परेशान रहते हैं कि इतने डिफरेंट कल्चर के लोग, इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग कैसे रहते हैं इतनी ज्यादा आराम से और इतने प्यार से। रिसर्च का मुद्दा होगा, मुझे लगता है यहाँ से वो फोटो ले जाते होंगे और अमेरिका में ले जाके रिसर्च, अमेरिका और यूरोप में रिसर्च करते होंगे कि ये इतनी ज्यादा मिक्स पॉपुलेशन और उसके बाद भी ये लोग प्यार से रहते हैं। हम लोग बार बार विपक्ष के रूप में हाथ जोड़ के अपील करते हैं इसी बात की कि प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इखलाक, ये ठीक है। पर्यायवाची बना रहा है हिंदुस्तान का, इसको बना रहने दे, बिगाड़े ना मंदिर तोड़े, ना मस्जिद तोड़े, किसी और ना ही किसी दरगाह को टच किया जाए। अगर टच भी किया जाए तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया बना दी जाए कि उसके बाद ही उसको टच किया जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सारिक जी। उससे पहले हमारे साथ आशीष वाजपेयी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपसे भी यही सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी जहांगीरपुरी का बदला ले रही है अलवर में? मैम, आपके चैनल पे बैठे सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे निवेदन यह है कि बड़े धैर्य से मैंने इन सभी लोग महान भाव सुना। मैं भी चाहूंगा कि आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैम, मैं थोड़ा कांग्रेस पार्टी और इन पैनल पे बैठे आपके विभिन्न पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से परिचय कराऊंगा। राजस्थान में जो 300 मंदिर तोड़ा, जो अकबर के दौर में जो हुआ था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आशीष वाजपेयी जी, थोड़ा तेज बोलें प्लीज। मैं मेरा है कि कांग्रेस पार्टी, तो पता है आपको क्या है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राम सेतु को काल्पनिक कहती है, साधु संतों पे गोलियां चलवा देती, 84 के दंगे करा देती है। कितने संत थे कुछ जो संसद मार्ग के पीछे जाके गौ सेवा के लिए काम कर रहे थे, उनके कितनी उस सरकार ने चलाया था। कांग्रेस का परिचय ये है। दूसरा विषय बताइए, कांग्रेसियों का आप अन्य राज्य आप देख, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये अपने महाराष्ट्र की सरकार देख लीजिए, चाहे राजस्थान की देख लीजिए। और 2-3 साल पहले आप मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की मात्र 1 साल आई थी, उसका मैं कल ही मैं उस विषय से अवगत भी कराऊंगा। कल मैं देश की केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जल ट्रैवल्स मंत्री आदरणीय शेषदेव जी को मैं देखिए ज्ञापन आया। 2 साल के कार्यकाल केंद्रीय विद्यालय जो देश के शिक्षा में शिवाजी नगर में स्थापित विद्यालय देता है, उस शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की धर्म। आप महाराष्ट्र का ये के घर के साथ संतों के ऊपर मार दिया जाता है। आप राजस्थान में हैं, आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या होता है वहां पे देखिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे इनकी कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे आप गेट गिरा रहे हैं, बुलडोजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर चला रहे थे, अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन आप इतनी हिम्मत आपकी मत की है कि ऊपर भगवान राम की विराजमान है। नहीं, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है, मैं लौटूंगी आशीष जी, धर्म के नाम पर आखिर कब तक जो है राजनीति चलती रहेगी? सबसे पहले इसी सवाल के साथ मैं बीजेपी के पास में आ रही हूँ। सबका साथ, सबका विश्वास की अगर बात की जाए, विकास की अगर बात की जाए, जो आपका नारा है, जो आपका दावा है, उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के तौकीर रजा बड़े नेता की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा तो फिर वो किसी और के कब्जे में नहीं आएगा। जो है मुसलमानों को बेवजह कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है बीजेपी। इस पर आपकी रितिका जी, ये मैंने कहा ना कि बौखलाहट है। अगर अभी हम चारों लोग बैठे हैं डिबेट में और चारों ने एक ही बात बोली, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में पक्षपात नहीं है। मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। अगर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से, तो मंदिरों से भी उतारे जा रहे हैं। अगर मस्जिदें या अवैध दरगाह कहीं बनी हुई है जगह घेरने की नियत से, तो उसके साथ साथ मंदिर भी हटाए जा रहे हैं जो 300 साल पुराने हैं, जो 150 साल पुराने। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट स्पेशली नहीं कर रही है, जो ये इल्जामात विपक्ष हमारे ऊपर लगा रहा है। हमारा मानना यह है
कि ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं जले तो रंज मुसलमान को भी हो और लुटने ना पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। हम उस नीति के तहत काम कर रहे हैं और अगर जहां भी हमें लग रहा है, हम विरोध करते हैं इस बात का, चाहे हमारी सरकार हो, हम उससे भी निवेदन करेंगे कि अगर 300 साल 150 साल पुराना मंदिर, मस्जिद, दरगाह कहीं भी ऐसी चीज है उस पर विचार किया जाए, उन रास्तों को मोड़कर दूसरी तरफ से कर दिया जाए, मगर किसी की भावनाओं को ठेस ना लेकिन जिस पहुंचे। तरीके से इसीलिए हमारा नारा है मस्जिदों को लेकर के अगर बात की जाए, मस्जिदों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बुलडोजर जो है बेकाबू हो गया है, चुन चुनकर एक खास धर्म पर निशाना साधा जा रहा है। तौकीर रजा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए इस बात को भी कहते हैं, उसके बाद वो नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कहते हैं कि धृतराष्ट्र हो गए हैं जो है नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में। जिस तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, आंखें मूंदे बैठे हैं पीएम मोदी, देश एक और बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, एक समुद्र है, और अगर उसमें इतनी मुश्किलें हैं, इतनी कड़वाहट है, तो लोग क्यों आ रहे हैं दौड़ दौड़ कर भारतीय जनता पार्टी में? क्यों कांग्रेस हाशिए पे आ गई? क्यों कांग्रेस के लोगों ने दूसरी पार्टी चुनना पसंद किया? क्योंकि असल में अगर कोई धृतराष्ट्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी, उन्हें संदीप सिंह के अलावा, अजय कुमार लल्लू जी के अलावा कोई नजर नहीं आता। आज मैंने बरसों पुरानी पार्टी छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने दामन थामा। ललितेश त्रिपाठी जी ने आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी के साथ राज्यसभा हो गए। आप सोचिए, सुष्मिता स्वराज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो छोड़कर पार्टी चली गई, पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में चले गए, हरेन मलिक जी चले गए, ममता मौर्य जी चली गई, प्रीति तिवारी चली गई, जितिन प्रसाद जी चले गए, आरपीएन सिंह जी चले गए। अगर कांग्रेस के उसूल इतने अच्छे हैं और वो सबका भला चाह रही है सबके लिए, तो क्यों नहीं हो रहा? सुनवाई अपनी पार्टी के लोगों की तो है नहीं। आप बात करते हैं दूसरे, आप लांछन लगाते हैं आदरणीय मोदी जी पे, उनके जैसी बराबरी करिए तो सही। आज कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी आज हाशिए पे है अपने कर्मों के कारण, अपना किया भुगत रहे हैं वो, किसी और का कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक पन्ना प्रमुख का भी सम्मान होता है। अपने ही कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती, अपने ही नेताओं की बात नहीं सुनती, तो फिर जनता की बात क्या सुनेगी? रंजना जी, गंभीर आरोप बीजेपी के द्वारा आप पर। रंजना जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? ठीक है, संपर्क कहीं ना कहीं जो है टूट चुका है। अपनी बात पूरी करें शबाना जी, फिर आगे बढ़ रही हूँ। तो सवाल यह है कि अनदेखा किया जा रहा है। भारत कांग्रेस में इतने अहंकारी लोग हैं, प्रियंका गांधी जी को किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, उनके अपने पद अधिकारी, उनके कार्यकर्ता। मैं जनरल सेक्रेटरी रही हूँ उत्तर प्रदेश में, 4 फ्रंटल संगठनों की इंचार्ज थी मैं, महिला की, अधिवक्ता की, मानव अधिकार की, आरटीआई की, मैं ऑल इंडिया में नेशनल जनरल सेक्रेटरी रही, मगर आज हम पार्टी से दूर हुए। अब पार्टी के हम किसी अच्छे वक्त से नहीं जुड़े थे, बुरे से बुरे वक्त में हम पार्टी के साथ खड़े थे, हम सारे लोग। आज हमने अगर किनारा किया है, इसका मतलब कमी कांग्रेस पार्टी में। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां हमारे साथ में। रंजना जी, सवाल यही है, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है, कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं की बात नहीं सुन रही, तो जनता की बात क्या सुनेगी? इसी पर आपकी प्रतिक्रिया रंजना जी। मैम, मैंने एक चीज कह दिया ना था कि भाजपा का मतलब है केवल दोषारोपण करना। ये दोषारोपण करने में इनको महारत हासिल है। आप बताइए कि कांग्रेस ने 70 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, क्या बुरा कांग्रेस ने किया था? अभी यही मैडम है कह रही है, इन्होंने बताइए एक महिला हो करके, महिला को नारी शक्ति माना जा रहा है, ये नारी शक्ति हो करके एक नारी का अपमान कर रही है। प्रियंका गांधी जी जब राजनीति करने आई तो अभी तो कोई मैडम बचपन से जब पेट में से निकली थी तभी से राजनीति कर ली थी क्या? प्रियंका गांधी जी भी जब राजनीति के दौर पे आई तो प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो 40 जो कहा उन्होंने वो किया। तो कांग्रेस के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अशोक गहलोत जी पे ये क्या नाम है, भाजपा के लोग सीधे सीधे आरोपित उनको कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये क्या नाम है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाने का काम केवल और केवल भाजपा करती है, जो ये काम कभी भी जनहित में इन्होंने किया ही नहीं। रंजना, सवाल यही है, जब आप कह रहे हैं कि राजस्थान के अलवर की अगर बात की जाए, अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया विकास के नाम पर चलाया गया, तो फिर अगर जहांगीरपुरी में चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात की है?
मैम मैं देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करती। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा कहीं भी अगर बुलडोजर इस तरह से चलाया जा रहा है मैम, तो वो गलत है। लेकिन आप बताइए राजस्थान में बुलडोजर कहाँ पे गलत चलाया गया, जरा ये बताए वो। तो यही तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार की दंगाइयों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया है वो कहां से गलत है? मैम ये खुद गलत करते हैं, तो इस नाते इनका काम है कि एक दूसरे को दोषारोपण करना, तो दोषारोपण करने में बहुत तेजी अपना दिखाते हैं। नहीं मैडम इनको सवाल वही है ना, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी के लगातार जो ट्वीट आते हैं, राहुल गांधी के लगातार बयान आते हैं। राहुल, ठीक है, आशीष वाजपेयी जी रखिए अपनी बात। आशीष जी कुछ कह रहे हैं, रखिए अपनी बात, ठीक है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर और गांधी की विचारधारा इस देश को वो दर्द दिया है हिंदुओं को जो शायद 7 जन्मों तक हिंदू भूल नहीं सकता है। पहली चीज मैम सोचिएगा, यहाँ से सुनिएगा, गांधी की भक्ति मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौर का डाटा निकाल लीजिए। ये क्या करते हैं कि जहां पे साधु संत या हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को जितना अपमानित करने का कार्य कर सकते वो सारे कार्य करते हैं। इनका इतिहास देखिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, और उसी का परिणाम भुगत रहे। कोने में कभी अटल जी कहा करते थे, आज जो हम पे हंस रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इतिहास इस पार्टी का मिट जाएगा। अभी राजस्थान से निपट जाएंगे, अपने राजस्थान से जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ जाने। मैं इन राज्यों में खुद ही प्रवास करके काम कर रहा हूँ, मैं सत्यता धरातल की बात बता रहा हूँ। इसीलिए भाई कोई व्यक्ति का जब पतन होता है, जब मिटना होता है, तो कोई न कोई एक ही तरह कृत्य होते हैं। आप बताइए, भगवान की मूर्ति तोड़ेंगे आप, तो आप 7 जन्म कभी राजस्थान में वापिस आने वाले हैं। और कांग्रेसियों को इतने बेशरम हो चुके, इनको शर्म भी नहीं है, इनके बचाव करने आते। मैं तो उनको हंसता हूँ कि आप थोड़ा धैर्य देखिए। आप 7 सालों तक राज, मैम प्लीज, आप हंसने योग्य ही नहीं है, आप हंसने योग्य ही नहीं है, आप हंसोगे क्या? कांग्रेस ने गलत कब क्या किया था आप बताइए? अब बेशर्मी पे कोई उतर जाए तो बात अलग हो गई। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नहीं, आप निवेदन, आप गलत बात बोल के निवेदन करोगे। ये कांग्रेसियों की सत्ता को तो बर्बाद कर दिया। अब और क्या बचा है? और क्या बचा है, जरा आप हमको बताइए। और क्या बचा है कि देश को बर्बाद होने में? ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अभी लोकतंत्र खतरे में नहीं लग रहा क्या आपको? सरकार चलाई एक तरह इस्लामी, क्या शर्म आती है? 70 साल तक आप अपने पूर्वजों से पूछिए, और कांग्रेस के बारे में अपने पूर्वजों से पूछिए। आपने कांग्रेस की हुकूमत देखी? आपने कांग्रेस की हुकूमत देखी? 32 साल से कांग्रेस बेहाल है, आपने हुकूमत देखी? आप अपने पूर्वज से पूछिए, तो आपके पूर्वज आपको कांग्रेस के बारे में बताएंगे। आप क्या बोलोगे कांग्रेस के बारे में? आप गोडसेवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हो। हाँ बिल्कुल, गौर से देशभक्त थे, देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। कांग्रेस जैसे देश करने वाले हैं मैडम। यहाँ से सुनिए, सोनिया गांधी देश को ईसाईकरण और दूसरे इस्लामीकरण करने के लिए लगातार प्रयास किए। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उनका काम ही यही रहा मैम। आप इन कांग्रेसियों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इस देश की जनता जान चुकी कांग्रेसियों का वजूद मिट रहा है। छोटी सी प्रतिक्रिया ऐसी बात पर आपकी, रंजना मिश्रा जी। कांग्रेस जो है सनातन धर्म का कहीं ना कहीं जो है सम्मान नहीं करती, हिंदुओं का सम्मान नहीं किया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? फिर सैयद मोहम्मद की आपके पास में लौट रही है, सम्मान क्या करेंगे? रंजना जी रखिए इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, ठीक है। रंजना जी आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें रंजना जी, ठीक है। सैयद मोहम्मद की रखिए अपनी बात। देखिए, बनारस जी, मेरी आवाज जो है बिल्कुल आ रही है सर, रखिए अपनी बात। मेरी आवाज इको कर रही है? नहीं कर रही, आवाज क्लियर आ रही है, आप रखिए अपनी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ, उसी बनारस काशी के एक बहुत मशहूर शायर हैं, इनका नाम है नासिर साहब। नासिर साहब ने कहा है, एक ही पत्थर लगे हैं सब इबादत गाहों में, गढ़ लिए एक ही बुत के अफसाने कई। मैं काशी का वो मुसलमान हूँ जिसे नासिर, मैं काशी का वो मुसलमान हूँ जिसे नासिर, अपने ही घेरे में ली रहते हैं बुतखाने गई। तो नासिर साहब कह रहे हैं कि एक ही पत्थर लगे सब जगह, सारे मंदिर मस्जिद जो है एक ही पत्थर से मिले हैं, और सारे मंदिर मस्जिद जो है मिलके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में उनका तवाफ कर रहे हैं। तो जहां मंदिर मस्जिद होते हैं वहां लोगों में सुरक्षा का भाव आता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ धर्म है, या मानवता की बात हो रही है, मानवता की पाठ हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब अजान होती है, जब मंत्र होते हैं, भजन होते हैं, लोग से एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। इसी देश के अंदर जो है 10 सबसे बड़े भजन जिनकी मैं बात कर रहा था, वो लिखने वाले लोग, वो गाने वाले लोग, वो किसी हिंदू समाज से नहीं थे, वो यहाँ के
भाईचारा कायम करने के लिए दूसरे धर्मों के लोग थे, उसमें मुसलमान लोग थे, उसमें और लोग थे। जैसे मैं आपको बताऊं, मन तड़पत है हरिदर्शन को, मन तड़पत है हरिदर्शन को सबसे मशहूर भजन है। इसके गीतकार शकील बदायूं हैं, गायक मोहम्मद रफी हैं। इसका संगीत जो है नौशाद जी ने दिया। ये बैजू बावरा पिक्चर में आया था 1952 में। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। गायक मोहम्मद रफी थे, संगीतकार नौशाद थे, गीतकार शकील बदायूं थे। और फिर अमर ये आई थी 1954 में। हे रोम रोम में बसने वाले राम, ये बहुत बड़ा मशहूर भजन है। इसको गीतकार साहिल लुधियानवी ने लिखा था, गायक आशा भोसले और मोहम्मद रफी थे। और फिल्म थी नीलकमल, आई थी 1968 में। जय रघुनंदन जय सिया राम, ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया था। इसके गीतकार शकील बदायूं थे। और फिल्म घराना 1961 में आई थी। आना है तो आ राह में, ये गीतकार साहिल लुधियानवी थे। संगीत ओपी नैयर खयाम साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी नया दौर ने गाया था। जान सके तो जान मेरे मन में छुपे भगवान, ये गाना जानिसार अख्तर साहब ने गाया था। संगीत ओपी नैयर का था, मोहम्मद रफी साहब गायक थे, संगीतकार वो भी दो लोग थे। और फिर उस्ताद में 1957 में आया था। तो ये बड़े बड़े भजन जो गाए गए हैं वो सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए गाए गए थे, उनके भगवानों के लिए गाए थे। लेकिन गाने वाले, संगीत कंपोज करने वाले और लोग थे। ये भाईचारे का, गंगा जमुनी तहजीब का, ये मोहब्बत का एक अद्भुत मिसाल मैंने आपके सामने पेश करी है। और आज के दौर में भी आप जाइए अजमेर शरीफ, तो वहाँ हिंदू भाई अपनी मुरादें लेके, थाल लेके जाते हैं और वहां पे उनके ऊपर उनको विश्वास है। और यही लखनऊ के अंदर आप देखिए, हनुमान जी का मंदिर है अलीगंज के अंदर, जो नवाब साहब ने बनवाया था। और यहीं पे भी जो है मंसूर नगर में मौला अली का रोजा है नजफ, जिसको एक हिंदू राजा ने बनवाया था, यहाँ पे इसी शहर में, इसी लखनऊ के अंदर। और बहुत सी ऐसी मस्जिदें, जहाँ पठान की मस्जिद, इसको पठान की मस्जिद कहते हैं, वो पंडिताइन की मस्जिद थी, वो पंडिताइन ने बनाई थी उस मस्जिद को। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे देश में, एक दूसरे के साथ रहने के लिए लोग आज भी तैयार हो रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं मोहब्बत का। तभी देश जो है वो आगे बढ़ सकता है, तभी देश तरक्की कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जो मसले हैं देश के मुख्य मसले, उससे बात नहीं करते। आपको बताना चाहता हूं मैं कि इसी साल मार्च में जो है चीनी 29 रुपए किलो थी, अब वो 43 रुपए किलो हो गई है। मैदा 27 रुपए किलो था, 31 रुपए किलो हो गया है। रिफाइन 160 रुपए किलो था, अब 180 रुपए हो गया है। सरसों तेल 165 रुपए किलो था, 172 रुपए हो गया है। आटा 26 रुपए किलो था, 30 रुपए किलो हो गया है। सूजी 29 रुपीज केजी थी, 30 रुपीज केजी हो गई है। ये चाय पत्ती 200 रुपए किलो थी, 260 रुपए किलो हो गई है। मसूर की दाल 84 रुपए किलो हो गई। लगातार महंगाई बढ़ रही है, हम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मुद्दे हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे। ये तो चीजें, ये जो गाने लिखे गए हैं 1961 में लिखे गए हैं, 1954 में लिखे गए हैं। ये जो शेयर है ना, बहुत पहले सब बातें बहुत पहले सेटल हो चुकी है कि हमें एक साथ रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। आज के मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल के रेट पे कहते हैं कि राज्य अपने टैक्स में कटौती करें। अरे भाई, जो टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है केंद्र सरकार ने बनाया है। केंद्र सरकार जो है वो जीएसटी का जो लगाती है 50% केंद्र सरकार लेती है, 50% स्टेट लेते हैं। तो स्टेट अपना हिस्सा छोड़े, तो सेंटर क्यों नहीं करता हिस्सा छोड़े, वो भी टैक्स को कम करे। जब उन्होंने टैक्स पहले जितना लगा रखा है, उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आ रहे हैं। आप राज्यों से अपेक्षा कर रहे हैं कि राज्य कम करें। लौट रही हूँ। आम आदमी तो पार्टी क्या का जवाब है? आज जिस तरीके से महंगाई पे प्रधानमंत्री जी के पास भी जवाब नहीं है, ठीक वो भी नहीं जवाब दे पा रहे महंगाई कैसे कंट्रोल की जाए। ठीक है, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है। शबाना खंडेलवाल जी, आपके पास इसी सवाल के साथ में मैं आ रही हूँ, फिर तारिक खान आपके पास में लौटूंगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर बुलडोजर चलाना है तो मंदिर मस्जिदों पर क्यों चलाया जा रहा है। दोनों की भावनाओं को, चाहे वो हिंदुओं की भावनाओं की बात की जाए या मुसलमानों की भावनाओं की बात की जाए। 100 साल पुराने मस्जिदों को ढहाया गया, 3 साल पुराने मंदिरों को ढहाया गया। क्यों लोगों की भावनाओं के साथ में जो सरकारें कहीं ना कहीं खेल रही हैं, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है। वहीं अगर बात अरविंद केजरीवाल की जाए तो उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी जो है कहा गया कि बुलडोजर अगर बीजेपी के दफ्तर में चल जाए तो दंगा अपने आप कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ रही तारिक खान के पास। जी रितिका जी, सवाल हमसे है ना?
देखिए, ये पक्षपात या विपक्ष की जो कहानियां हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी तक ही जी जो बात कर रहे थे, किसी दिन महंगाई पे डिबेट कीजिएगा तब बात करेंगे। आज मसला और मुद्दा मंदिर और दरगाह और मस्जिदों का है। महंगाई एक ऐसा इशू हमारा जो रोज से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम रोज बिल्कुल सौदा लेने निकलते हैं, जुड़ा हुआ है, हम रोज मगर पेट्रोल जब डलवाते हैं, देश हम रोज डीजल जब डलवाते हैं, हमें उसकी फीस जमा आदरणीय करनी है, मोदी जी स्कूल की ने फीस जमा करनी है। एक-एक करके आदरणीय बात मोदी जी के आदरणीय पास कोई मोदी जवाब जी नहीं ने था देश महंगाई को का। संभाल वो लिया, कह रहे राज कंट्रोल देश की करें। जनता अरे को राज अच्छे से केंद्र में आप संभाल बैठे हुए हैं, जीएसटी आप तैयार कर रहे हैं, टैक्स आप निर्धारण कर रहे हैं, राज कैसे कंट्रोल करेंगे? मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है महंगाई कंट्रोल करने का। और मोदी जी चाहे तो जो मोदी जी नींबू के प्राइस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, नींबू का रोटी के भाव कर रहे हैं, वो महंगाई क्या कंट्रोल करेंगे? रहे तो महंगाई कोई चीज नहीं है। जब इतने अरे बड़े आप बड़े लोगों के लिए महंगाई कोई चीज नहीं होगी। आप लोग करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए के तो कार्यालय बना रहे हैं। आप लोग 300 करोड़ में बीजेपी कार्यालय बना रही है अपना। तो बीजेपी के शासन काल में अदानी ने 10,000 करोड़ रुपए पर डे कमाए हैं। तो आप क्या है तो 2 करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे हैं। आपके लिए महंगाई बड़ी चीज नहीं होगी। महंगाई एक आदमी के लिए जो 2,000 रुपए महीने कमा रहा है, 3,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर महंगाई बड़ी चीज नहीं तो आप 5 किलो राशन फ्री क्यों दे रही? बंद कर दिया रहते ना। महंगाई बहुत बड़ी चीज है मैडम। जो आदमी 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसको आज चलाने के लिए 15,000 रुपए चाहिए, उसको 16,000 रुपए चाहिए, तो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आए? लौट रही हूँ मोहम्मद जी, मोहम्मद जी, शबाना जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, वही पीएम मोदी की बात की जाए, फिर उन्होंने जो आप है लोगों ने आप केंद्र लोगों को 1 रुपया कमाने के लिए मोहताज कर दिया। आप लोगों ने एक-एक करके आप कह रहे हैं महंगाई कोई बड़ी चीज नहीं है। गाँव से दुनिया कहाँ से आते हैं? कहाँ रह रहे हैं आप लोग? इसी देश में रह रहे हैं, इसी समांतर काल में रह रहे हैं, कहीं और से आए आप लोग कि दूसरे के रहेंगे आप लोग? प्लीज आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। मोहम्मद तक की लौट रही हूँ आपके पास। शबाना जी, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी होता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लगातार आपके प्रवक्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, महंगाई को नजरअंदाज करते हैं। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, फिर पीएम मोदी जो है क्यों कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री जो है पेट्रोल डीजल पर जो है टैक्सेस कम करें? लगातार क्यों अपील कर रहे हैं? फिर आपको महंगाई नहीं दिख रही है क्या? तो आप देखिए ना, अगर कहीं भी आदरणीय मोदी जी को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहेंगे, उनको उनका दायित्व है। नहीं, आपने कहा ना महंगाई कुछ है ही नहीं। नहीं, आपने कहा ना महंगाई कुछ है ही नहीं। पेट्रोल डीजल पे, गैस पे और ये सीएनजी पे टैक्स कौन धारण करता है? किससे अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। जब केंद्र सरकार ने इतना स्लैब लगाया हुआ है, केंद्र सरकार को पहले डिसाइड करना चाहिए था इतना टैक्स नहीं लगाना है। केंद्र सरकार को जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लेकर आना चाहिए था। अब मोदी जी को कह रहे हैं राज्यों को कंट्रोल करने के लिए। ये राज्यों के अंतर्गत मामला आता है, ये राज्यों कंट्रोल मामला है। देखिए, जब हमने कहा ना कि इतने कठिन मुद्दों को और बिखरते हुए हिंदुस्तान को आदरणीय मोदी जी ने संभाल लिया। अरे तो मोदी जी ने हिंदुस्तान को बिखारा है, वो बिखेर रहे हिंदुस्तान को। बिखेर संभाला क्या उन्होंने? उन्होंने अपने दोस्तों को करोड़ों रुपए कमाए हैं। उन्होंने अदानी को 10,000 करोड़ रुपए पर डे कमाया है। यहाँ मजदूर 50 रुपए रोज ही कमा पा रहा है। उन्होंने रिलायंस को दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी कमा दी, सारे सेक्टर को बेच दी, सारी इंटरप्राइज बेच दी उन्होंने। देश के लोगों का पैसा निचोड़ के अदानी अंबानी खजानों को भरा जा रहा है। देश को गरीब किया जा रहा है, लगातार देश गरीब होता जा रहा है। 40-45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दी। 40-45 का जो आइडिया है आपको, देश के 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दी मैडम। जहां जिस देश में 45 करोड़ लोग नौकरी नहीं ढूंढना छोड़ देंगे, आप देखा था 2 साल आएंगे। 8 साल से सरकार है आपकी, 16 करोड़ रोजगार नहीं आए, 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया। टोटल मिला के 60 करोड़ रुपए 60 करोड़ होते हैं। जहाँ 7 करोड़ युवा रोजगार नहीं ढूंढ रहा, सब लोग ऐसे बोलेंगे तो फिर कैसे समझ पाएंगे हम लोग? एक करके बात करेंगे प्लीज। ठीक है शबाना जी। तारिक खान जी, आपने कहा मैडम एक मिनट, जिस देश में सुन लिए, जिस देश के 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया हो, उस देश की जीडीपी क्या ग्रो करेगी? उस देश की इकोनॉमी क्या ग्रो करेगी? उस देश के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? सिर्फ मोदी जी के भाषणों से आएगा? ये मोदी जी की बात करने से आएगा? की लिस्ट आपके पास होगी तो कीजिए, हमारे पास तो नहीं है। हमारे में तो रोज जा रहे हैं। आप तो प्याज भी नहीं खाती, आप तो लहसुन भी नहीं खाती। सीतारमण जी कहती हैं, आप लोग के जवाब ऐसे ही होते हैं। सीतारमण जी कहती हैं कि वो प्याज नहीं खाती है, वो लहसुन नहीं खाती है, वो सब्जी नहीं खाती है। जिस चीज की महंगाई, जिस चीज के रेट बढ़ते हैं वो खाना छोड़ देती है। आप कह रही लिस्ट कहाँ से आई? अरे आपने खुद सरकार की लिस्ट, उनकी लिस्ट उठा के देखिए। वक्त हमारे कैट क्या कह रहा है करने का भी हो गया है। ठीक है तारिक खान जी, एक आखिरी सवाल आपने क्या खाना छोड़ा है बताइए? आपने कुछ खाना छोड़ा है? तो महंगाई बढ़ी, आपने कुछ खाना छोड़ दिया? आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ तारिक जी। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये होता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कभी हिंदू कभी मुसलमान,
कब तक आपस में लड़ते रहेंगे? कभी मस्जिद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, कभी मंदिर के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? एक आखिरी कमेंट आपका 1 मिनट में, फिर खत्म करें इस डिबेट को। आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट। खत्म होगी मैम, तब उसी दिन हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म होगी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई खत्म रंजना जी होगी। प्लीज, रंजना जी मैंने सवाल तारिक खान से लिया है। ठीक आवाज नहीं आ रही। ठीक है तारिक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? की लकड़ी को चंदन समझता है। तारिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंदन समझता है। कांग्रेस परेशान। वाले को बता दो कि गरीब किसान शबाना जी, इसी डिबेट पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कल महंगाई की डिबेट थी, जिसमें आप आगे भाजपा के प्रवक्ता जो है डिबेट छोड़ के भाग गए, वो डिबेट में टिक नहीं पाए थे। शबाना खंडेलवाल नाम है, जब भी चाहे जब डिबेट कर लीजिएगा आप, और मैं हाजिर रहूंगी और सामना भी करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास महंगाई के सवालों पे जवाब नहीं होते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जब आप नींबू के प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप क्या महंगाई कंट्रोल करेंगे? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम तरीके के सवाल हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जिस तरीके से लगातार मंदिर और मस्जिद को लेकर के लगातार लड़ाई कर रहे हैं, इस वक्त जो है इतनी कई सवालों ने जो है कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। बड़े कहीं ना कहीं सवाल है कि वाकई बदले का बुलडोजर जो है अलवर में चलाया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं पर कहीं ना कहीं आक्रमण किया गया है। मुसलमान जो है अलग तरीके से इसको लेकर के जो है लगातार उनके बयानबाजी आ रही है। कई तरह के सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बुलडोजर आखिर कब रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।